गुड मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ। हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन माफ कीजिएगा, जो सेक्शन ई है ये हमारे सेट 55-6-1 का, ठीक है। सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 31 जिसको हम शुरू करने वाले हैं। और ये हमारे इस वाले एग्ज़ाम पेपर का ये लास्ट सेक्शन है, इसलिए हम धीरे धीरे इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम पहला पार्ट डिस्कस करें इसका या रीड करें, ये क्या है? राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का वर्किंग क्या होता है और किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है, उस चीज़ को समझाना है। ड्रॉ इट्स लेबल्ड डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। वही बात है कि भाई कि आपको इसका डायग्राम भी बनाना है एज वेल एज इसकी वर्किंग भी समझानी है। अब देखो, डायग्राम को ड्रॉ करना और डायग्राम को देखकर इसको समझाना, ये आपका काम है। मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा दूंगा। ए रजिस्टर ऑफ 400 ओम, ए रजिस्टर ऑफ 400 ओम एंड इंडक्टर, आपको इंडक्टर दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है, आपने सीरीज में जो ज्वाइन कर रखा है, विच मीन्स ये क्या है? ये एक एलसीआर सर्किट है, ठीक है। एक वोल्टेज दे रखी है आपको इसी सोर्स की 140 साइन 100 पाई टी इंटू वोल्ट है। फाइंड द आरएमएस वोल्टेजेस अक्रॉस दीज थ्री सर्किट्स, कि भाई इन सभी सर्किट से गुजरने वाली आपको वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। इससे भी पास होने वाली वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस से भी पास होने वोल्टेज, और इस कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस बनेगा उससे कितनी वोल्टेज पास होगी, आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। साथ में आपको क्या बताना है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द आरएमएस वोल्टेज ऑफ द सोर्स। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ओके, अपने वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ क्या है? रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस दे रखा है जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 400 ओम है। एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस कितनी दे रखी है? 5/5 हेनरी। एक कैपेसिटर जो कि कितना दे रखा है आपको? 50/पाई माइक्रोफेरेड। अब माइक्रोफेरेड से फेरेड में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है कि आप माइक्रोफेरेड से जब फेरेड में कन्वर्ट करते हो तो आप मैग्नीट्यूड में 10⁻⁻⁶ की मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका कैपेसिटर या फिर माइक्रोफेरेड किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? फेरेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात तो आप समझते होंगे। अब उसने बोला कि ये तीनों एक सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, यानी आपको क्या दे रखा है? एक एलसीआर सर्किट दे रखा है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे, ये रहा रेजिस्टेंस। उसके बाद एक इंडक्टर, और हे ठीक है, ये रहा वो रेजिस्टेंस, ये रहा वो इंडक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये रहा वो कैपेसिटेंस जो कि सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। और इसको आपने एक एसी वोल्टेज से जोड़ रखा है, ये एसी वोल्टेज का सिंबल। और एसी वोल्टेज दे भी रखी है इसने, कितनी है? वे इजक्वल्स टू 140 साइन 100 पाई टी वोल्ट, इतनी आपको वोल्टेज दे रखी है। सही बात। अब एक बात बताओ, आपको इस एसी वोल्टेज की इक्वेशन याद है? V इजक्वल्स टू वी नोड साइन ओमेगा टी, ये तो आपको याद ही होगी। अब आपको क्या चाहिए? इस वाले, माफ़ कीजिएगा, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटेंस, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना वोल्टेज पास हो रहा है, इस इंडक्टर के थ्रू कितना वोल्टेज पास हो रहा है, और इस कैपेसिटर के थ्रू कितना वोल्टेज पास हो रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है। यानी आपको सीधे सीधे तौर पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। यानी इस रेजिस्टेंस से प्रोड्यूस होने वाला, तो रेजिस्टेंस इसके पास आई, इस इंडक्टर से बनने वाला इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इस कैपेसिटर से बनने वाला कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये होते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे एज वेल एज इनके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो आपको करंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। और करंट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है एम्पिडेंस, है ना? याद है अभी तक? यानी आपको इसमें एम्पिडेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो चलो वन बाय वन पहले तो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग द इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, इक्वेशन को कंपेयर करें जी। इक्वेशन को कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, वी नोट की वैल्यू क्या आपको दे रखी है? वी नोट की वैल्यू यानी पीक वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 140 दे रखी है, वो भी वोल्ट। जल्दी बताओ। और एक बात बताओ, ओमेगा यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 100 पाई दे रखी है। और ये किसके इक्वल होता है? 2 पाई फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पाई से पाई खत्म,
2 से 150 बार जाएगा तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आएगी 50 हर्ट्ज़। कितनी फ्रिक्वेंसी आएगी भाई? 50 हर्ट्ज़ आएगी। अब आपको VRMS कैलकुलेट करना है। देखो VRMS क्या होता है? पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। पीक वोल्टेज कितनी दे रखी है आपको? 140, और √2 क्या है? √2, माफ़ कीजिएगा 140 है। तो 140 को अगर आप √2 से डिवाइड करोगे तो 140 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू होती है 1.4, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी? ये आएगी 100 वोल्ट्स। कितनी आएगी भाई? 100 वोल्ट्स आएगी। 100 वोल्ट्स इसकी VRMS वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करते हैं इसका। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसको XL से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टर्स। ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या आपको पता है? ओमेगा की वैल्यू अभी तो 100 पाई है। अरे बोलते ही नहीं आप तो। 100 पाई है तो इसको 100 पाई लिखेंगे इनटू इंडक्टर। एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 5/पाई हेनरी। तो पाई से पाई खत्म, तो माफ कीजिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? XL आएगा आपको 500 ओम। अब क्योंकि ये इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है XL, तो हमारा 500 ओम आ गया। अब हम क्या काम करेंगे? ऐसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्स इससे सिंबलाइज करा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/ω/C। अब एक बात फिर से, ओमेगा की वैल्यू तो 100 है, देखो ये रही 100 पाई, तो 1/100 पाई मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या आपकी? 50/पाई इंटू 10⁻⁻6 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 10⁻⁻6 ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव का 6 बन जाएगा, तो एक्स से कितना आएगा? 10⁻6। पाई से पाई खत्म, और ये क्या है? 2010, तो 5 गुना 10⁻3 बनेगा। 10⁻3 से ये 10⁻6 कितनी बार कटेगा? 10⁻3 बार कटेगा। और ये 1000 होता है, ये होता है 5, तो कितना आएगा? ऑलमोस्ट 200 वो माफ़ कीजिएगा ओम आएगा। तो आपके पास XL की वैल्यू आ गई 500 ओम, और ये हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है आपकी 200 ओम। चलिए आगे। अब आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो? इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस। देखो ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस आपको 400 ओम का दे रखा था वो भी रेजिस्टेंस था। तो तीनों रेजिस्टेंस के इफेक्ट को आप इम्पिडेंस बोलते हो, Z से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस के इंडक्टेंस का माफ़ कीजिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस के कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको रिजॉल्व करें। देखो रिजॉल्व करते हैं इसको, तो इम्पिडेंस कितना आएगा आपका? इम्पिडेंस आएगा आपका इम्पिडेंस Z = 400 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस आपको 400 दे रखा है, प्लस के इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है आपको 500, माइनस के कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया था आपका 200 ओम। तो अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इम्पिडेंस कितना आएगा? देखो ये 4 का स्क्वायर होता है तो 16 होगा, यानी 1600, और ये 5 का है, माफ़ कीजिएगा 1600 तो नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे समझिए 4 का स्क्वायर 16, और ये 5 से 2 जाएंगे तो 3 बचाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 हो जाएंगे 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ जीरोज़ कितने आएंगे? देखो मैं बताता हूँ जीरोज़ कितनी आएंगी। जीरोज़ 2 की 4 ये बनेंगी, 2 की 4 ये बनेंगी। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा इसका इम्पिडेंस वो 500 आएगा? 5 का स्क्वायर 25, और इस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4। नहीं समझे आप? आसान है ना, देखो इसको ऐसे सोल्व करो ना आप। 4 का स्क्वायर तो 16 इंटू 10⁻2 की होल पावर 2, प्लस के ये क्या है हमारी 3 है ना, तो 3 के स्क्वायर 9 इंटू 10⁻2 की होल पावर 2। अब देखो ये 16 प्लस, देखो आप 10⁻4 कॉमन ले लो। जब आप 10⁻4 कॉमन लोगे ना, तो ये 16 9 25 हो जाएंगे, तो 25 गुना 10⁻⁻4 बचेगा, माफ़ कीजिएगा 4 बचेगा। तो 5 का स्क्वायर रूट 5, और 10⁻4 का हो जाएगा 10⁻2, तो ये हो जाएगा 500। कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है। अब देखो, अब आपका इम्पिडेंस भी आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? हर एक, या ऐसे बोलो कि ये एक सीरीज़ है, ये कैसे कॉम्बिनेशन, देखो भैया ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहती है करंट। तो करंट हर एक डिवाइस से सेम रहेगी, तो आप हर एक डिवाइस से क्या कैलकुलेट कर लोगे? करंट कैलकुलेट कर लोगे। तो करंट कैलकुलेट कर कैसे करोगे? देखो करंट के लिए क्या आप करोगे? IRMS कैलकुलेट करने वाले हो। वो कितना होता है आपका भैया? वो होता है आपको VRMS डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस आपका इम्पिडेंस है Z।
VRMS कितना आया था आपको याद है अभी तक? वो आया था हमारा 100 डिवाइडेड बाय 500। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.2 एम्पियर। तो हर एक डिवाइस में से कितना करंट पास हो रहा होगा? 0.2 एम्पियर का करंट पास हो रहा होगा। सही बात समझ में आई? अब आप क्या काम करोगे? वोल्टेज निकालोगे अक्रॉस ईच रजिस्टर, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर कैलकुलेट करें। देखो, अब आप पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज वो निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस इनटू करंट कितना था? 400 इंटू 0.2 कितना आया था? ये 80 वोल्ट आएगा। चेक करके देख लेना। अब आप इंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करोगे। तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस ले रहे हैं इंडक्टर का इंटू आई करंट। ये कितना आया था आपको याद है? आपको ये आया था हमारा 500 इंटू 0.2, यह आएगा आपका 100 वोल्ट। और अब आप वोल्टेज कैलकुलेट करना चाह रहे हो कैपेसिटर के एंड्स में। तो कैपेसिटर के एंड्स में तो कैपेसिटर रिएक्टेंस इंटू आई करेंगे 200 इंटू 0.2 करेंगे तो आपको मिलेगा 60, एक सेकेंड, 2 दूनी 4, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट मिलेगा आपको वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो ये हमसे पूछा था, ये तो पूछा था फाइंड द RMS वोल्टेज अक्रॉस 3 सर्किट एलिमेंट्स। अब तीनों सर्किट के एलिमेंट्स में से आपने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। अब इसको आगे पढ़ते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द RMS वोल्टेज ऑफ द सोर्स। देखो, RMS वोल्टेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ आते हैं RMS वोल्टेज कैलकुलेट करने का। तो VRMS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रूट जो एक LCR सर्किट में वोल्टेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है V²R प्लस के VL माइनस के VC का होल स्क्वायर। ये होता है, ये होते हैं हमारी RMS वोल्टेज इन LCR सर्किट। वो बोल रहा है कि जो हमारा एल्जेब्रिक सम होगा सभी वोल्टेजेस का, एल्जेब्रिक सम होगा वो ज़्यादा होगा किससे? इस वाली वोल्टेज से। ऐसा क्यों होगा? वो आपसे इस सवाल पूछ रहा है। देखो, जब आप LCR सर्किट सोल्व करते हो तो LCR सर्किट में आप यूं ही नहीं जोड़ देते, एल्जेब्रिक सम नहीं करते। आप क्या जोड़ते हो? LCR सर्किट में वोल्टेज का फेज़र सम करते हो, फेज़र सम। अब क्योंकि जो हमारा कैपेसिटिव, माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारी कैपेसिटर की वोल्टेज होती है वो लैग करती है π/2, और ये जो हमारी इंडक्टर की वोल्टेज होती है वो लीड करती है π/2। तो ऐसा होता है कि इसकी वोल्टेज इस वाली वोल्टेज को, या फिर ऐसे बोलो इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज को पार्शियली या पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तो इसलिए जो एल्जेब्रिक सम होगा सभी वोल्टेज का वो ज़्यादा होगा, और जो हमारा RMS वोल्टेज होगा LCR सर्किट का वो कम होगा। देखो, अब ओवर वोल्टेज कैलकुलेट करें तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आई थी? 80, प्लस के इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आई थी हमारी? 100, माइनस के कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आई थी? 40। तो कितना आएगा? देखो, 180 में से 40 गए, है ना, 180 में से 40 गए। ये तो थोड़ा सा भाई, ओ ओ ओ तो 120 वोल्ट बचेगा बस। और अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे तो √V²R यानी 80 का स्क्वायर प्लस के इंडक्टर कितने आपका 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर, ये तो था। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा, अब देखो वही बात है, ये 8 गुना 10 का स्क्वायर है ना, तो 64 इंटू 10⁻² प्लस के ये कितना आएगा? 60। तो 60 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब आकर चलेंगे 10⁻² कॉमन लेंगे तो 64 प्लस 36 कितने हो जाएगा? 100 हो जाएगा इंटू 10⁻²। ठीक, अब देखो 100 का रूट होता है 10 और 10⁻² का होता है 10, तो कितना आएगा आपका? वोल्टेज आएगा 100 वोल्ट। हाँ, हम बोलेंगे कि हाँ, जो एल्जेब्रिक सम होगा सभी वोल्टेजेस का वो ज़्यादा होगा किससे? हमारी RMS वोल्टेज से। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। बढ़िया क्वेश्चन था। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट में यस सर या अंडरस्टूड सर ज़रूर लिखिएगा, यस सर या फिर अंडरस्टूड सर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।